हाँ जी, अब देखते हैं एसएसटी क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो एक मिडिल क्लास और लोअर पुअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास का इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन इसमें एक चीज़ अभी भी मिसिंग थी, वो थी क्या उस रेवोल्यूशन में वुमेन को कुछ इम्प्रूवमेंट आई वुमेन की लाइफ में। यहाँ पर आप सामने इमेज देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में अपनी, पेरिशियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्साइल्स। This point is one of the many pictorial representations of the events of 5 October 1789, when women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris। यानी ये जो वुमेन थी ये वर्साइल्स की तरफ आगे बढ़ रही थी और किंग को अपने साथ पेरिस लेकर आई थी। वुमेन के साथ शुरू से ही आप कह सकते हैं हजारों सालों से बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होता आया था। इस रेवोल्यूशन में कुछ ऐसा चेंज आया जो इससे पहले नहीं देखा गया था। फ्रॉम द बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। यानी ये जो भी इवेंट्स हो रहे थे फ्रेंच सोसाइटी में उसमें वुमेन बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि अगर इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी रहेगी इस रेवोल्यूशन में तो इससे जो गवर्नमेंट है वो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने की तरफ खास ध्यान दे पाएगी। जो ज़्यादातर वुमेन थी थर्ड एस्टेट की, उन्हें अपनी लाइफ को चलाने के लिए, एक लिविंग अर्न करने के लिए अलग अलग जगह पर काम करना पड़ता था। जैसे कि कुछ वुमेन लोगों के घरों में लॉन्ड्री या फिर दूसरे काम, सफाई का काम करना, फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में बेचना, या फिर किसी के घर में डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम करना। तो लॉन्ड्रेसेस और सीमस्ट्रेसेस यानी कि आप कह सकते हैं कि कपड़े धोने का काम करना, अपनी लॉन्ड्री चलाना और इसके अलावा दूसरों के घरों में काम करना या फ्लावर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचना। ज़्यादातर वुमेन जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी या फिर उन्हें कोई जॉब्स की खास ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। सिर्फ नोबल्स या वेल्दियर यानी कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा था थर्ड स्टेट में, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके पास पैसा बहुत अच्छा खासा था, दे कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट। यानी सिर्फ वही लड़कियां, वही फीमेल्स को कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने की आज़ादी थी, जिसके बाद पढ़ाई करने के बाद उनकी फैमिली उनकी मैरिज को अरेंज कर देती थी, यानी उनकी मैरिज करा दी जाती थी। अब वर्किंग वुमेन को अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता था, यानी उनके लिए खाना बनाना, पानी लेकर आना, ब्रेड के लिए लाइन में खड़े होना और फिर बच्चों का ध्यान देना, बच्चों का ध्यान रखना। उनकी जो वेजेस थी वो भी मेन के मुकाबले कम थी। और अब वुमेन्स के इंटरेस्ट के बारे में अपनी आवाज़ उठाते हुए उन्होंने अपने लिए अलग से पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान फ्रांस के अलग अलग सिटीज़ में लगभग 60 वुमेन्स क्लब बनाए गए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन was the most famous of them. One of their demands was that women enjoy the same political rights as women were disappointed, क्योंकि वुमेन्स को अभी तक अपने पॉलिटिकल राइट्स के मामले में डिसअपॉइंटमेंट ही मिली थी, यानी निराशा ही मिली थी, क्योंकि वुमेन्स को अभी तक वोटिंग का राइट नहीं मिला था और ना ही कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का राइट मिला था। तो हम इससे समझ सकते हैं कि वुमेन्स को आज भी रेवोल्यूशन में कुछ खास फायदा नहीं मिला था। तो वुमेन्स को एक बार समझ में आ गई कि अगर उन्हें कुछ चेंज लाना है अपने
सोसाइटी में, वुमेन्स की लाइफ में, तो उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक वो खुद लीडर बन के वहाँ पर चुनकर नहीं जाएंगी गवर्नमेंट के अंदर, तब तक उनके लिए कोई वेलफेयर का मतलब नहीं रह जाएगा। अब शुरुआत के कुछ साल तक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। यानी ये जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, जो रेवोल्यूशन के बाद आई थी, उस गवर्नमेंट ने शुरुआत के कुछ साल तक वुमेन्स के फायदे के लिए कोई खास लॉज या कहते हैं कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किया था। टुगेदर with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Now, अब सभी लड़कियों के लिए एक चीज अच्छी की गई थी कि उनके लिए स्कूलिंग को कंपल्सरी कर दिया गया था और their fathers could no longer force them into marriage against their will. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अब कोई भी फादर अपनी बेटी को उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। तो मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसके अंडर जो सिविल लॉ है उसके अंदर उसको इस तरीके से रखा गया कि वो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जो लोग अपनी मर्जी से चाहें तो एंटर कर सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। यानी कि इसमें कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया और मेन और वुमेन कोई भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। Women could now train for jobs, could become artists or run small businesses. Women जो थी वो अब जॉब्स के लिए ट्रेनिंग पर जा सकती थी, खुद आर्टिस्ट बन सकती थी या छोटे छोटे बिजनेस रन कर सकती थी। लेकिन वुमेन्स का जो स्ट्रगल था पॉलिटिकल राइट्स को लेकर वो अभी भी चलता रहा। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर, यानी ये जो वक्त था रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट का जो टाइम था जिसे रीन ऑफ टेरर से डिनोट किया जाता है, जो नई गवर्नमेंट थी उसने कई ऐसे लॉज इशू किए जिसमें वुमेन्स के क्लब्स को बंद कर दिया गया और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया। बहुत सारी जानी मानी वुमेन जो थी उन्हें अरेस्ट किया गया और कईयों को एग्जीक्यूट भी कर दिया, यानी कि फांसी भी दे दी गई। लेकिन दुनिया के कई देशों में जो वुमेन्स मूवमेंट था वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस को लेकर, वो लगातार अगले 200 साल तक चलता रहा और पूरी दुनिया भर में वोट देने का जो राइट था उसके लिए वुमेन लड़ती रहीं ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था उसे एक इंस्पायरिंग मेमोरी की फॉर्म में याद रखा गया और 1946 में आते आते फ्रांस में वुमेन्स को वोटिंग का राइट मिला। इसमें कुछ ऐसे नाम आते हैं जैसे कि ओलंपे डी गॉग्स फ्रॉम 1748 टू 1793। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ओलंपे डी गॉग्स, इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वुमेन में आता है। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन and the Declaration of Rights of Man and Citizens as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to। यानी ओलंपे डी गॉग्स ने फ्रांस की जो रेवोल्यूशन में वुमेन्स को जो एक्सक्लूड किया गया था, हटाया गया था, बेसिक राइट्स उनको जो नहीं मिल पाए थे,
कि हर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उनके हिसाब से सबको ये इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उनका उनका नाम काफ़ी अच्छे हाई रिगार्ड्स में गिना जाता है। In 1793, Olympe de Gaulle criticized the Jacobin government और 1793 में ओलंपे de Gaulle ने जैकोबिन गवर्नमेंट को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जो जैकोबिन गवर्नमेंट ने वुमेन्स क्लब्स को बंद कर दिया था। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विद ट्रेजन। सून आफ्टर दिस शी वॉज एग्जीक्यूटेड, यानी उन्हें उसके बाद फांसी भी दे दी गई और उनके ऊपर केस चलाकर आखिर में फाइनली उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि उनको फांसी देकर मार दिया गया। लेकिन ओलंपे de Gaulle का नाम बहुत ही हाई रिगार्ड्स में रखा जाता है, बिकॉज उन्होंने जो फाइट लड़ी वुमेन्स के राइट्स के लिए, उनके कुछ राइट्स के बारे में भी एनसीईआरटी बुक में बताया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं, जो जिन राइट्स के लिए उन्होंने बात की। अब बात आती है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। अब जैकोबिन रिजीम के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, वो ये था कि स्लेवरी यानी कि जो दास बनाकर, किसी को नौकर बनाकर, किसी को गुलाम बनाकर, नौकर से ज़्यादा बेटर वर्ड है गुलाम, उसे एक्सप्लॉइट करना, इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो, जो कि टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी के काफ़ी इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे, इन जगहों पर स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन क्योंकि यूरोपियंस खुद इन दूर दूर जगहों पर जाकर काम नहीं करना चाहते थे, तो इन प्लांटेशंस में काम करने वाले लेबर्स की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी और इसे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की फॉर्म में पूरा किया गया। ये स्लेव ट्रेड यानी कि गुलाम बनाकर साथ लेकर जाना अपने, ये 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था और फ्रेंच मर्चेंट्स जो कि बॉर्ड्यूक्स और नैंटेज के पोर्ट से अफ्रीकन कोस्ट तक जाया करते थे, जहाँ पर वो स्लेव्स को खरीदते थे लोकल शेफ्टन से। शेफ्टन्स मतलब जो वहाँ के, आप कह सकते हैं कि अमीर लोग हैं। ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, और बड़े ही इनह्यूमन तरीके से इन्हें शिप्स के अंदर रखा जाता था, जहाँ पर ये बीमार भी पड़ जाते थे और 3-3 महीने तक इन्हें इन शिप्स में रखकर कैरेबियन तक ले जाया जाता था और फिर उन्हें प्लांटेशन ऑनर्स को बेच दिया जाता था। और इस तरीके से जो यूरोपियन मार्केट्स में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की डिमांड थी, उसे पूरा करने के लिए प्लांटेशन लेबर्स का या स्लेव्स जिन्हें बनाकर रखा जाता था, उनके डिमांड को पूरा किया गया। और इसी तरीके से बॉर्डेक्स और नैंटेज, ये जो कि पोर्ट्स के आसपास वाली सिटीज़ थी, इनके वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फ्लरिश करती रही स्लेव ट्रेड की वजह से। फ्रांस में 18वीं सेंचुरी तक बहुत ही कम लोग थे जो स्लेव ट्रेड को बुरा मानते थे। नेशनल असेंबली में इस बारे में कई लंबी लंबी डिबेट्स होती थी कि इन कॉलोनीज़ में क्या सबको इक्वल राइट दे देनी चाहिए, यानी स्लेव ट्रेड को ख़त्म किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन इसके लिए क्योंकि बिजनेसमैन से ये एक तरह से दुश्मनी लेने जैसा था कि अगर स्लेव ट्रेड को ख़त्म कर दिया जाएगा तो बिजनेसमैन नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ पास नहीं कर रही थी। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in French overseas possessions.
यानी 1794 में आके गवर्नमेंट ने फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन यानी कि जो फ्रांस के जो कॉलोनीज थी वहाँ पर जितने भी स्लेव्स थे उन सबको आज़ाद कर दिया गया। लेकिन ये कुछ ही वक्त तक ठहरा। 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस किया। इसमें जो प्लांटेशन ऑनर्स थे उन्होंने अफ्रीकन निग्रोस को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए फिर से गुलाम बनाया। लेकिन 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को फाइनली एबॉलिश कर दिया गया।